नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मची अफरा-तफरी और गहमा-गहमी के बीच इस देश के सबसे महत्वपूर्ण राज्य राजस्थान में क्या कुछ हो रहा है और कैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में राजस्थान में हुए उपचुनाव के नतीजे ने हलचल मचा दी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मसला एक बार कैसे फिर से फंसता हुआ नजर आ रहा है और उससे भी बड़ी बात कि आखिर बीजेपी जो पहली बार एक महिला को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने जा रही थी, इस तरह का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा था। क्या वो माहौल अब खत्म हो चुका है? क्या वो माहौल धुल चुका है? और क्या वाकई अब बीजेपी की राजनीति में खासतौर से राजस्थान में एक ऐसा घमासान मचने वाला है जिसको कोई थाम नहीं पाएगा? इस मुद्दे पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार और राजस्थान की राजनीति की नस-नस को पिछले कई दशकों से समझने वाले, कवर करने वाले सुरेश व्यास जी, यानी वरिष्ठ ही नहीं, उनको वरिष्ठतम पत्रकार आप कह सकते हैं और खास तौर से राजस्थान की राजनीति के लिहाज से। तो व्यास जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच पर। धन्यवाद संतोष जी, आपका धन्यवाद और उन सभी दर्शकों का धन्यवाद जो संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि संतोष जी की जो एक पॉलिटिकल इन डेप्थ जो नॉलेज है वो आप अ, अपने इस चैनल के ज़रिए दर्शकों तक पहुँचाते हैं, तो मेरी आपको बहुत शुभकामनाएँ हैं और बहुत अरसे बाद में इस देश के अंदर जब वो निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं, आप उस पत्रकारिता को ज़िंदा किए हुए हैं। बहुत धन्यवाद आपका संतोष जी मुझे इस शो में जोड़ने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद सर और अपना प्यार स्नेह इसी तरह से बनाए रखिएगा और दर्शकों से कहूँगा कि सर बिल्कुल प्यार मोहब्बत में इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन आप ये जज आप करिए कि हम किस तरह की खबरें आप तक पहुँचाते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आलोचनाओं का भी स्वागत है, सहमति का भी स्वागत है, सब शब्दों में कीजिए। आप मुझसे सहमत हो या असहमत हो, लेकिन असहमति पर सहमत होना यही तो लोकतंत्र की खासियत है। और राजस्थान की राजनीति व्यास जी बड़ी दिलचस्प रही है। राजस्थान वो प्रदेश रहा है जहां एक वोट से मुख्यमंत्री का सपना ऐसा टूटा सीपी जोशी साहब का कि राजनीति में पिछड़ते चले गए। राजस्थान वो प्रदेश है जहां गली-गली की खाक छान कर सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाते और अचानक अशोक गहलोत जो है कांग्रेस पार्टी का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पद छोड़कर राजस्थान में आ जाते हैं और राजस्थान ही वो प्रदेश है जहां कोई सोच नहीं सकता था कि भैरव सिंह शेखावत के जमाने में वसुंधरा राजे सिंधिया का सिक्का चलेगा और वसुंधरा राजे सिंधिया के जमाने में उनसे ही पर्ची खुलवाई जाएगी एक नए मुख्यमंत्री के नाम की। तो अब एक उपचुनाव हुआ। सबसे पहले तो हमें बताइए कि वो उपचुनाव था क्या और कैसे वो वसुंधरा राजे सिंधिया और भजन लाल शर्मा जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री है, उन दोनों की किस्मत से जुड़ गया। क्या नतीजा आया और सबसे बड़ी बात कि जिनका चुनाव प्रचार करने के लिए वसुंधरा के साथ मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा खुद पहुंचे, वो कई राउंड तक लगभग 12-13 राउंड तक वो तीसरे नंबर पे थे वो उम्मीदवार। क्या खेला हो गया राजस्थान की राजनीति में व्यास जी? देखिए राजस्थान की राजनीति संतोष जी जो है वो बिल्कुल उस तरीके की राजनीति है जो यहाँ दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। आपने चूंकि अंता उपचुनाव की बात की तो अंता उपचुनाव की नौबत ही नहीं आती और अंता उपचुनाव होना, उसकी घोषणा होना ही वसुंधरा राजे को पहला चैलेंज था। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जो अंता से 2023 में विधायक चुनकर आए थे कंवरलाल मीणा, वो पहले भी मांगरोल से रहे हैं और मांगरोल से आके उन्होंने अंता में चुनाव लड़ा और मैं उस इलाके में कवर करने के लिए गया था उस चुनाव को जब लोगों ने ये कहा कि ये चुनाव तो भले ही कंवरलाल मीणा लड़ रहे हैं लेकिन ये चुनाव वसुंधरा राजे का चुनाव है और कंवरलाल मीणा वहां से जीते और एक 20 साल पुराने आपराधिक मामले में जिसमें उन्होंने किसी मामले में एसडीएम पर रिवॉल्वर तान दी थी, उस मामले में फैसला आया और 3 साल की सजा कंवरलाल मीणा को हुई। उसी दिन से ये तय हो गया था कि कंवरलाल मीणा की विधायकी जाएगी, कारण कि हमारे देश का जो कानून है वो ये कहता है कि अगर 2 साल या 2 साल की सजा, उससे ज्यादा की सजा अगर होती है तो इस्तीफा देना पड़ता है और अगर इस्तीफा नहीं दे तो उसकी सदस्यता खत्म करनी पड़ती है। ऐसा राहुल गांधी के साथ भी एक मानहानि के मामले में आपने हमने कवर किया है दिल्ली में। लेकिन इस मामले में भारतीय जनता पार्टी से चूक हुई या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से चूक हुई कि कंवरलाल मीणा की विधायकी चली गई। मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूँ
कि चूंकि कंवरलाल मीणा वसुंधरा राजे के बहुत निकटस्थ थे, उनके बहुत कट्टर समर्थक हैं, वो जीत के आए और उसके बाद में जब इनकी विधायकी जाने की नौबत आई और विधायकी सुप्रीम कोर्ट तक से नहीं बची, तो वसुंधरा राजे ने ही एक इस तरीके की पहल की थी कि कंवरलाल मीणा की सजा जो है, वो राज्यपाल के पास में एक दया याचिका जाए और उसके जरिए वो विधायकी बच जाए। और ऐसा नहीं है कि इस पे सरकार ने काम नहीं किया। वसुंधरा राजे ने दिल्ली तक के अपने जो सोर्स थे, चाहे नरेंद्र मोदी से बात करने की बात हो, चाहे अमित शाह से बात करने की हो, चाहे जेपी नड्डा से बात करने की हो, ये बात सरकार तक पहुंची और सरकार ने उस पत्रावली को चलाया भी कि एक जो दया याचिका है वो राज्यपाल के पास में पहुंचे। लेकिन उसमें इतनी देर हो गई कि चुनाव आयोग ने जिस दिन बिहार के चुनावों की घोषणा की, उसके साथ ही जो 8 उपचुनाव विधानसभाओं के थे उसमें अमता को भी शामिल कर लिया। यह वसुंधरा राजे को पहला चैलेंज था कि आपने कोशिश की लेकिन आपकी कोशिश चली नहीं। उसके बाद में वसुंधरा राजे कई दिनों तक कोप भवन में रही और उन्होंने इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। और जब अमता उपचुनाव में प्रत्याशी चयन की बात आई, उस वक्त भी उन्होंने जो है वो अपनी तरफ से चला के कुछ नहीं कहा। लेकिन जब चूंकि झालावाड़ और बारां अंता जो है वो 12 जिले में आता है हाड़ौती रीजन के, और वहां से जब टिकट की बात आई तो वसुंधरा राजे से बिल्कुल जाहिर सी बात है कि वो वहां की कद्दावर नेता है, हाड़ौती में उनका प्रभाव है। उनके बेटे दुष्यंत सिंह जो है वो 2004 से लगातार वहां से सांसद है, उससे पहले वो खुद वहां से सांसद रही हैं। तो उनका एक प्रभाव है। तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने जो पार्टी के जो अंदरूनी सूत्र है वो शुरू से ये बता रहे हैं कि वसुंधरा राजे ने इस चुनाव के लिए कंवरलाल मीणा की पत्नी भगवती बाई का नाम दिया था कि इनको चुनाव लड़ाया जाना चाहिए। लेकिन पार्टी ने उनकी इस बात को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि भारतीय जनता पार्टी पे परिवारवाद का आरोप लग जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजस्थान के, मदन राठौड़, उन्होंने ये कहा कि प्रत्याशी का चयन जो है वो सर्वे के आधार पर किया जाएगा। एक सर्वे करवाया भी पार्टी ने। उसमें जो बात सामने आई उसमें भी यही आई कि अंता के लोग चाहते हैं कि अंता के व्यक्ति को ही, स्थानीय व्यक्ति को ही टिकट दिया जाए। इससे पहले चूंकि यहाँ पे ये अंता में ये 5 चुनाव हुए हैं और ये पहला उपचुनाव नहीं, था। ये तो व्यास जी बड़ी दिलचस्प चीज आपने बताई। 2 तर्क दिए गए। एक तो कहा गया कि परिवारवाद का आरोप लग जाएगा। अब जी राजनाथ जी सिंह के बेटे विधायक हैं, तो जो सांसद है, पार्टी पिता विधायक है। राजनाथ सिंह सांसद है, उनके बेटे विधायक है, तो पिता पुत्र जी सांसद विधायक दोनों हैं और भारतीय जनता पार्टी में ऐसे नेताओं की भरमार है। तो ये तर्क यानी सीधे सीधे वो टाल दिया गया है एक तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया को। दूसरा तर्क आपने हाँ दिया कि फाइल देरी से गई। यहाँ तो हम ये जी जानते हैं, हमने ऐसा देखा कि एक विभाग के सचिव को चूंकि चुनाव आयुक्त बनाना था, तो आनन फानन में छुट्टी के दिन वो वीआरएस लेते हैं। और अच्छा, एक तो किस्सा नहीं होता, कई अधिकारियों की अगर कहीं और तैनाती होनी होती है तो आनन फानन में वीआरएस ले लेते हैं। मंत्री का एक तरह से एनओसी की जरूरत पड़ती है, तो मंत्री देश में किसी भी राज्य में हो या विदेश की यात्रा पर गए हो, तुरंत उनसे फैक्स भेज के उनसे एनओसी ले ली जाती है। ये अगर वसुंधरा राजे सिंधिया की बात माननी होती तो देरी नहीं होती, क्योंकि केंद्र में अपनी सरकार, राज्य में अपनी सरकार, राज्यपाल अपना। और परिवारवाद की जो बात कही वो किसी बहाने के अलावा तो कुछ नहीं था। इसका मतलब यह है कि वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ खेला हुआ। अब वो खेला नरेंद्र मोदी ने किया, वो खेला अमित शाह ने किया, या वो खेला राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने क्या अपने स्तर पे कर दिया। उनकी राजनीतिक जो हैसियत है क्या वो इतनी बड़ी हो गई है कि वसुंधरा राजे सिंधिया से अकेले सीधे टकरा सकते हैं, या उनके पीठ पर आला कमान का हाथ है अमित शाह और नरेंद्र देखिए संतोष जी, मैंने इसीलिए कहा कि वसुंधरा राजे को पहला चैलेंज था कि कंवरलाल मीणा की दया याचिका की पत्रावली राजभवन तक नहीं पहुंची और उपचुनाव की घोषणा हो गई। अब आपका जो सवाल है कि क्या भजनलाल शर्मा का कद इतना बड़ा हो गया है कि वो वसुंधरा राजे को इतना सामने आके मरने की स्थिति में आ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने भी राजनीति को बहुत लंबे अरसे से कवर किया है। हमने भी देखा है कि किस तरीके के संबंध वसुंधरा राजे के नरेंद्र मोदी के साथ रहे हैं और किस तरीके के संबंध अमित शाह के साथ में रहे हैं। एक बात आप गांठ बांध के रख लीजिए कि नरेंद्र मोदी वसुंधरा राजे के नाम से भले ही सहमत हो सकते हैं, लेकिन अमित शाह नहीं हो सकते। इतनी ज्यादा जो है इन दोनों की खटपट जो है वो जग जाहिर है। तो
ये किसके इशारे पे हुआ, क्या हुआ, ये अपना आप में जो स्थितियां हैं वो जाहिर कर देती है। वरना आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर किसी में सेक्रेटरी को अगर चुनाव आयुक्त बनाना है तो हाथों हाथ छुट्टी के दिन उसका वीआरएस हो जाता है। और हमने भी देखा है कि किस तरीके से सचिवालय में छुट्टी के दिन दफ्तर खुल के फाइलें चलती है। तो ये सारा जो कुछ हुआ, इस बात को आप मान के चलिए कि भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री के रूप में इतना नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, उनके पास में बचने का एक उपाय है। भजनलाल शर्मा इससे अपने को एक्सक्यूज ले सकते हैं कि उनके सरकार पे विपक्ष से नहीं, यहाँ की भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, वो भी कहते हैं कि यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी जो है वो हावी है। और उसी का नतीजा आपने देखा होगा कि आज राजस्थान के मुख्य सचिव जो मात्र 2 साल के भीतर भीतर यहाँ से ट्रांसफर हो गए हैं, उनको दिल्ली बुला लिया गया है, उर्वरक मंत्रालय में उनको सेक्रेटरी लगाया गया है। और अभी फिलहाल जब तक वो 30 नवंबर तक वो कैबिनेट सेक्रेटरी में ओएसडी रहेंगे, तो ये एक जो घटना है वो एक साइड साफ करती है कि ब्यूरोक्रेसी पे जो आरोप लगे हैं कि ब्यूरोक्रेसी सरकार चला रही है, तो उसी से ये बात निकल के आई कि मुख्य सचिव की मुख्यमंत्री से नहीं बैठ रही है, इसकी वजह से उनको यहाँ से स्थानांतरण झेलना पड़ा। तो सवाल ये है कि क्या ब्यूरोक्रेसी ने जानबूझ के अटकाया? मैं इस चीज को मानने को इसलिए तैयार नहीं हूं कि ब्यूरोक्रेसी इतना आके आके अपने तय जो है वो संघर्ष नहीं ले सकती कि वो मुख्यमंत्री के कहने के बाद में भी फाइल को अटका दे। तो ये अटका। निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो है वो ऊपर का इशारा था, जिसको मुख्यमंत्री ने फॉलो किया। और मुख्यमंत्री के इशारे से ब्यूरोक्रेसी ने फॉलो किया, तभी कंवरलाल की सजा जो है वो कम नहीं हो पाई, दया याचिका पहुंच नहीं पाई और उपचुनाव हो गया। और उस उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को करारी हार कहूंगा मैं। कारण कि आज तक भारतीय जनता पार्टी यहाँ से 2 बार जीती है। पिछला चुनाव जीते थे कंवरलाल, वो 5,000 वोटों से जीते थे। और उससे पहले प्रभुलाल सैनी 2008 में चुनाव जीते थे, वो 3,000 वोटों से जीते थे। मतलब और इस करारी बार हार ही नहीं, व्यास जी, करारी हार ही नहीं बल्कि शर्मनाक हार कहेंगे। और आपने कहा कि अमित शाह स्वीकार नहीं करेंगे। जरा मैं अपने दर्शकों के लिए बता दूं कि अमित शाह स्वीकार नहीं करेंगे इसका मतलब क्या है, फिर आपके पास भी आऊंगा। भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में हुआ और भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद से अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कुशाभाई ठाकरे, बंगारू लक्ष्मण, के जनामूर्ति, एम वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, अमित शाह और जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। जब राजनाथ सिंह अध्यक्ष हुआ करते थे, सुषमा स्वराज जब बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मेंबर हुआ करती थी, उस समय उन्होंने एक अनुरोध किया कि बीजेपी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, जो राष्ट्रीय परिषद है, उसमें 33% जो सीट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाए। राजनाथ सिंह ने सैद्धांतिक तौर पर उसको स्वीकार कर लिया। हालांकि 33% का आंकड़ा कभी भी बीजेपी अपने टीम में महिलाओं को दे नहीं पाई। लेकिन अब ये सवाल, मोहन भागवत का राजस्थान जाना, मोहन भागवत का राजस्थान की धरती पर जाकर वसुंधरा राजे सिंधिया से मुलाकात करना। वसुंधरा राजे सिंधिया उस इलाके से निकल चुकी थी लेकिन उनको वापस बुलाया गया क्योंकि भागवत साहब मुलाकात करना चाहते थे। बीच में ये खबर आई कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की बात हो रही है, तो चूंकि मोहन भागवत चाहते थे कि गुजराती लॉबी से अलग हटकर बने, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की लॉबी से अलग हटकर बने, और चूंकि आधी आबादी को एड्रेस कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में भी हमने देखा कि महिलाओं ने जीत हार में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में वसुंधरा राजे सिंधिया का अपना एक प्रशंसक वर्ग है, खासतौर से महिला मतदाताओं में। तो बीजेपी को एक पहली बार महिला अध्यक्ष देना चाहिए और उसमें कई सारे नाम निकलकर सामने आए। उसमें एनटी रामाराव की बेटी, उनका डी पुरंदेश्वरी का नाम निकलकर सामने आया। उसमें बीजेपी महिला मोर्चा की जो राष्ट्रीय अध्यक्षा थी वानाथी श्रीनिवासन का नाम सामने निकल कर आया। लेकिन चूंकि आपको हिंदी भाषा पे, हिंदी भाषी राज्यों में भी पकड़ रखनी है और अंग्रेजी भाषा पर भी जिनकी पकड़ होनी चाहिए, ऐसे माहौल में देखते हुए जिनका अपना एक ग्लैमर हो, वसुंधरा राजे सिंधिया को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की एक तरह से सिफारिश, एक तरह से मंजूरी जो है, जो मोहर थी, वो मोहन भागवत ने लगा दी। नतीजा ये हुआ कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की भाजपा बीजेपी अध्यक्ष के मसले को टालती रही। हालत ये हो गई कि जनवरी 2020 में अध्यक्ष बने नड्डा, अभी भी 2025 खत्म होने जा रहा है और वो अभी भी तकरीबन वो उनका छठा साल एक तरह से पूरा हो जाएगा, तभी अभी भी वो अध्यक्ष के पद पर बैठे हुए हैं। क्या इस उपचुनाव के जरिए वसुंधरा राजे सिंधिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की संभावना को खत्म करने का एक तरह से साजिश रची गई है, षड्यंत्र रचा गया है? संतोष जी, मैं इस चीज से थोड़ा असहमत हूँ। इसलिए असहमत हूँ कि
आप ये मान के चलिए कि वसुंधरा राजे इतनी कमजोर राजनीति की खिलाड़ी नहीं है कि वो इस एक हार की वजह से अपने हथियार डाल दे, या और किसी नेता में मुझे नहीं लगता, राजस्थान का हो चाहे केंद्रीय राजनीति का हो, और कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कि वसुंधरा राजे को हथियार डालने के लिए मजबूर कर दे। कारण कि उन्होंने जब भी यहाँ पे वो 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं, वो केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वो मंत्री रही हैं, विदेश मंत्रालय जैसा काम उन्होंने देखा है, और इसके अलावा भी वो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। आपने चूंकि एक बात की कि भाई संघ की वो चॉइस इसलिए है कि वो एक ग्लैमरस लेडी लीडर है। इसके अलावा जो एक सबसे बड़ी बात है वो ये है कि कम से कम वसुंधरा राजे जहां भी रही उन्होंने किसी की कठपुतली बन के काम नहीं किया, और इस कठपुतली को ही हटाने के लिए जो है वसुंधरा राजे का नाम संभवतः सामने संघ की तरफ से आया। अब ये तो संघ जानता है कि उन्होंने कितना आगे बढ़ाया है, या भारतीय जनता पार्टी जानती है कि उन्होंने कितना बढ़ाया है। वसुंधरा राजे ने कभी अपनी तरह ये नहीं कहा कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रही हैं। वसुंधरा राजे ने अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं की, लेकिन जिस तरीके से वसुंधरा को इस अंतर उपचुनाव में घेरने की कोशिश की, मैं आपको एक तथ्य बताता हूँ, आप भी ताज्जुब करेंगे, और जो हमारे दर्शक हैं, जो राजनीति की थोड़ी बहुत समझ भी रखते हैं, वो ताज्जुब करेंगे कि ये पहला मौका था कि हाड़ौती में उपचुनाव होता है और कोई चुनाव होता है, वसुंधरा राजे के सांसद बेटे दुष्यंत सिंह को पहली बार यह कहते हुए कमान दी जाती है कि साहब वो इस इलाके के सांसद हैं। तो सांसद तो 5 बार से हैं, पहली बार आपने ये क्यों मौका दिया उनको? अच्छा, इसके अलावा क्या किया गया, जो स्टार प्रचारकों की जो सूची बनाई गई, उस स्टार प्रचारकों की सूची में सर्वाधिक लोग, जो प्रचार अभियान समिति बनाई गई उसमें सर्वाधिक लोग वसुंधरा राजे के डाले गए, ताकि अगर इस तरीके का नतीजा जो आया है तो वसुंधरा राजे पे हार का ठीकरा फोड़ा जा सके। इसके अलावा और कोई वहां पर हो नहीं सकती बात। अब आप ये देखिए कि 12 जिले का ही एक विधानसभा क्षेत्र है छबड़ा। राजस्थान की विधानसभा में दूसरे सबसे वरिष्ठ विधायक छबड़ा से भारतीय जनता पार्टी के प्रताप सिंह सिंघवी हैं। अब चूंकि प्रमोद जैन भाया जो हैं वो भी जैन कम्युनिटी से आते हैं, और सिंघवी जो है वो भी जैन कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि सिंघवी न तो स्टार प्रचारकों की सूची में थे, न उनको कोई प्रचार का काम दिया गया। वो इससे नाराज हुए, नाराज होने का कारण भी है। वो ये कहते हैं मैं इतना वरिष्ठ विधायक हूं, मेरे जिले में चुनाव हो रहा है और मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई, तो इससे मुझे इल्फील हुआ है। और इस मुद्दे को लेके आज एक खबर सामने आ रही है कि उन्होंने जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी है। इससे पहले उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व है, प्रदेशाध्यक्ष हैं, उनको भी अपनी इस भावना से अवगत करवाया कि आपने ये ठीक नहीं किया है। जो मेरे से कनिष्ठ बाहरी विधायक हैं उनको आपने यहाँ पे जिम्मा दिया, और मैं न सिर्फ इस जिले का बल्कि राजस्थान के का दूसरा वरिष्ठ विधायक हूँ, 7 बार का विधायक हूँ, उन्हें कुछ जिम्मा नहीं दिया गया। और ये मतलब आप प्रताप ये सिंह मान रहे सिंघवी। हैं कि अंता उपचुनाव में जानबूझकर वसुंधरा राजे सिंधिया को फ्रंट पर रखा गया, उनके लोगों को शामिल किया गया, क्योंकि बीजेपी आलाकमान को ये पता था कि उपचुनाव हमें हारना है और हारने के बाद इसका ठीकरा वसुंधरा राजे सिंधिया पर फोड़ना है। देखिए संतोष जी, ये बात मानने में बहुत कम आती है कि जिस राज्य में जिस पार्टी की सरकार हो वो पार्टी उपचुनाव हार जाए, बहुत कम मानने में आता है। 2023 में भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद में 2024 में जो आम चुनाव हुआ उसमें कई विधायक सांसद चुने गए, वो 7 उपचुनाव हुए, 7 में से 5 उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती, एक सीट बीएपी जो आदिवासी पार्टी है, भारत आदिवासी पार्टी, उन्होंने बरकरार रखी, एक सीट कांग्रेस ने जीती। तो अंता ऐसा क्या था इसमें कि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि वो चुनाव हार जाएगी? भारतीय जनता पार्टी ना, आप बिल्कुल आपकी बात में मान रहा हूं कि उन्होंने इस तरीके की कोशिश की कि चुनाव हारा जाए, और हार का जो है सारा ठीकरा जो है वसुंधरा राजे के सिर पे फोड़ा जाए। लेकिन आपने एक लेकिन बात कही वसुंधरा व्यास जी, आपने जी एक बात कही कि वसुंधरा राजे सिंधिया सरेंडर नहीं करेंगी।
तो सरेंडर नहीं करेंगी तो करेंगे क्या? और अगर वो कुछ करती हैं, यानी वो काउंटर अटैक करती है, पलटवार करती है, तो वो केंद्र पे पलटवार करेगी या राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा की कुर्सी खतरे में पड़ेगी? क्योंकि आने वाले दिनों में कई प्रदेशों में मुख्यमंत्रियों को बदला जाना है। तो क्या वसुंधरा अगर संघ तक पहुंचती है या पलटवार करती हुई नजर आती तो उसका असर कहां पड़ेगा? राजस्थान की राजनीति में या केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति देखिए संतोष जी, अभी तो केंद्र की राजनीति में तो फर्क पड़ने की बात मैं मान नहीं सकता, कारण कि वसुंधरा राजे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होके भी नहीं है। में? बिल्कुल। आखिरी बार उनको मंच पे जो है वो दिल्ली में, जब भारतीय जनता पार्टी की 2019 में सरकार बनी थी, उसके बाद में उनको मंच पे कभी आपने देखा है? भारतीय जनता पार्टी के इतने कार्यक्रम हुए हैं, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो नजर नहीं आए। कारण कि उनको वहां पे ये जो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी हैं, उनसे उनकी पटरी नहीं बैठती तो वो नजर नहीं आएंगी। तो केंद्र में तो वो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, वो राजस्थान के अंदर आज भी ये खुद भारतीय जनता पार्टी का आला कमान मानता है, खुद नरेंद्र मोदी जी मानते हैं कि वसुंधरा राजे का मुकाबला कोई कर नहीं सकता। और आज जितने विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, चूंकि वसुंधरा राजे विजया राजे सिंधिया की बेटी हैं और शायद उनमें वो अमित शाह वाले गुण है नहीं, वरना तो वो राजस्थान के अंदर तो कभी भी खेला करने की स्थिति में है। इस बात को भारतीय जनता पार्टी का आला कमान भी जानता होगा, कारण कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, उनमें से लगभग 65 से 70 विधायक ऐसे होंगे जो वसुंधरा राजे के इशारे पे कुछ भी कर लें। तो आपके भजनलाल पास में शर्मा के लिए, भजनलाल शर्मा के मुश्किल भरे दिन आने वाले हैं, क्या आप इस तरफ इशारा कर रहे हैं क्या? भजनलाल शर्मा के मुश्किल भरे दिन तो जब ही आएंगे जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह चाहेंगे, कारण कि ये उनकी दी हुई देन है। और कोई भी शासक मुगल काल से हम देखते आ रहे हैं कि उन्होंने जिसको अपनी जगह बिठाया है, उसको इतना आसानी से अपना फैसला वो पीछे नहीं लेते। तो मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जब तक केंद्र में थोड़ा खुद कमजोर नहीं हो जाए, इस तरीके का कोई फैसला करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि जब तक अमित शाह कमजोर हो जाए, जब तक इस तरीके का कोई फैसला हो कि भजनलाल शर्मा को रिप्लेस करने की बात आए। लेकिन हाँ, ये बात बहुत साफ है कि जो परिस्थितियां राजस्थान के अंदर बनने वाली है भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो ज्यादा अच्छी नहीं है। मैं भजनलाल शर्मा का नाम लेकर नहीं कह रहा, लेकिन खुद भारतीय जनता पार्टी की सेहत के लिए क्या अच्छा होगा, क्या नहीं होगा, यह भारतीय जनता पार्टी का आला कमान अच्छी तरीके से समझता है। कारण कि उन्हें ये पता है कि आज भी राजस्थान के अंदर अगर कोई भारतीय जनता पार्टी में मास लीडर है, जिसके एक इशारे पे लोग इकट्ठा हो सकते हैं, वो वसुंधरा राजे है। उनके मुकाबले का भैरों सिंह शेखावत के बाद में अगर कोई दूसरा नेता अगर कोई आया है तो वसुंधरा राजे है। भैरों सिंह शेखावत के बाद में वसुंधरा राजे ही राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी ही वसुंधरा राजे है। एक सवाल यहाँ पे उठ रहा है, जब आरएसएस की तरफ से एक फीडबैक दिया गया है कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्षा बनाया जा सकता है भारतीय जनता पार्टी का। आप भी संसद सत्र कवर किया करते थे, मैं भी संसद सत्र कवर किया करता था। वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपनी तरफ से कोशिश की। वो कई बार संसद सत्र के दौरान पहुंची, प्रधानमंत्री से उनकी कई बार मुलाकात हुई, अमित शाह से उनकी कई बार मुलाकात हुई। लेकिन पेच फंसा हुआ क्यों है? क्यों नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो है वो वसुंधरा राजे सिंधिया को पसंद नहीं करते? आपने एक बात कहा कि वो कठपुतली बनकर काम नहीं करेगी, ये बात तो ठीक है। लेकिन क्या आखिर इतना ज़्यादा जो कहते हैं कि जो बैर है, वो किस वजह से है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को बिल्कुल ही ना तो राजस्थान की राजनीति में स्वीकार करने को तैयार है मोदी शाह की जोड़ी, ना ही केंद्र की राजनीति में स्वीकार करने को तैयार है मोदी शाह की जोड़ी। संतोष जी, अगर थोड़ा नेपथ्य में जाए तो ये नजर आएगा कि नरेंद्र मोदी तो वसुंधरा के प्रति लिबरल हुए हैं। एक बांसवाड़ा का वीडियो बड़ा वायरल हुआ था जब नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा आए थे, कि वो मंच पे वसुंधरा राजे के पास जाते हैं और वसुंधरा राजे हाथ से इशारा करके कहती है मुझे क्या पता। वो एक्शन तो यही बताता था कि शायद उन्होंने ये कहा मुझे क्या पता। और नरेंद्र मोदी पूरे मंच पे मुख्यमंत्री भजनलाल, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और भी नेता थे, उनको इग्नोर करके लगभग 2 मिनट तक वसुंधरा राजे से बात करते हैं। तो वसुंधरा राजे की इंपॉर्टेंस तो उस दिन भी पता पड़ती है। हालांकि नरेंद्र मोदी ने उसी बांसवाड़ा की सभा में भजनलाल शर्मा और दोनों उप मुख्यमंत्रियों को अपनी जिप्सी में साथ में खड़ा करके वो मंच की तरफ गए थे, ताकि एक मैसेज दिया जा सके कि भारतीय जनता पार्टी एक है। लेकिन जब मंच पे वसुंधरा आई तो वसुंधरा को देख के ही उनको वापस घूमना पड़ा। तो नरेंद्र मोदी लिबरल हो रहे हैं, लेकिन जो अमित शाह और वसुंधरा राजे की जो आपने एक सवाल किया कि क्यों है,
तो यहाँ पे वही सीनियरिटी जूनियरिटी का मामला आता है कि जिस संजय जोशी ने अमित शाह को पहली बार टिकट दिया था, आज वो संजय जोशी कहाँ हैं और अमित शाह कहाँ हैं। तो वसुंधरा राजे जो है वो नरेंद्र मोदी से पहले राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी है। ये अलग बात है कि उनके सितारे थे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं गुजरात के मुख्यमंत्री से होते हुए, लेकिन वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री भी तीसरी बार नहीं बनी। बिल्कुल और आपने व्यास जी बिल्कुल सही कहा। वैसे भी ये राजनीति का भक्ति काल है। नेता भी भक्ति कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भी भक्ति कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी भक्ति कर रहे हैं और बहुत सारे पत्रकार भी भक्ति कर रहे हैं। और ऐसे में अगर आप रीढ़ की हड्डी लेकर चलते हैं, तो ऐसे नेताओं को कई तरह की मुश्किलें आती हैं। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि वसुंधरा राजे सिंधिया अगर पलटवार करेंगी और अगर वो अमित शाह की शैली में पलटवार कर ले, हालाँकि वो उस तरह से नहीं करेगी, अगर अमित शाह की शैली में पलटवार कर ले, तो भारतीय जनता पार्टी को सरकार बचा पाना बहुत ज़्यादा आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। आगे हम देखते हैं कि राजस्थान की राजनीति किस तरफ घूमती हुई चली जाती है और जैसा कि मैंने पहले बताया कि व्यास साहब के पास राजस्थान की राजनीति की जानकारियों का इतना अथाह भंडार है कि अगर हमें चर्चा करनी हो तो कई दिनों तक चर्चा करनी पड़ेगी, लेकिन डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, समय की अपनी पाबंदी है, लेकिन हम लगातार कोशिश करते रहेंगे कि व्यास सर जो है, वो हमारे साथ जुड़े और हम लगातार उनके साथ राजस्थान और देश-प्रदेश के और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के महत्वपूर्ण इश्यू पर, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर सके। तो इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए व्यास सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत नमस्कार। नमस्कार, आपका धन्यवाद, आपके सभी दर्शकों को शुभकामनाएँ और मैं एक आपके इस माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि जिन साथियों ने संतोष पाठक ऑफ़िशियल चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके की खुल की पत्रकारिता की बातें जो खुलकर हम कर सकते हैं, वो और ज़्यादा मजबूती से कर सकें। संतोष जी, आपका धन्यवाद, आपके प्लेटफ़ॉर्म का धन्यवाद। नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद व्यास सर और मैं अपने दर्शकों से भी अपील करूँगा कि व्यास सर लंबे समय तक पत्रकारिता करने के बाद अब डिजिटल की दुनिया में आ चुके हैं, चौथा पाया। अगर आपको राजनीति के पीछे की कहानियाँ जाननी है, दिलचस्प कहानियों को समझना है, ब्रेकिंग खबरों को समझना है, तो इनके डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। तो हमारे साथ भी जुड़े रहिए, व्यास सर के साथ भी जुड़े रहिए क्योंकि पत्रकारिता में एक नई तरह की वो कहते हैं ना कि नई हवा का झोंका, वो हम लाने की कोशिश कर रहे हैं और आपके सामने तथ्यों के साथ बातों को रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ना हम इधर के हैं, ना हम उधर के हैं, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, हम सबकी खबर लेते हैं और आपको सबकी खबर देते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। व्यास सर और मुझे, हम दोनों को दीजिए इजाज़त। बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। नमस्कार।